Hello students, myself Dr. Romila Karnawat from Department of Chemistry, SCRS Government PG College Savai Madhopur. Today we will study about the calculation of coefficients of atomic orbitals of sp3 hybridized orbitals in quantum chemistry of physical chemistry BSc Part 3 syllabus. आज हम BSc Part 3 syllabus के भौतिक रसायन में क्वांटम केमिस्ट्री में sp3 संकरित कक्षकों के परमाणुीय कक्षकों के गुणांकों का परिकलन किस प्रकार किया जाता है के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने sp2 संकरित कक्षक और sp संकरित कक्षकों के परमाणुीय कक्षकों के गुणांकों का परिकलन के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही में हमने क्वांटम केमिस्ट्री की उन बेसिक अवधारणा जो थी अभिधारणाएं जिनके ऊपर ये गणना आधारित है उसके बारे में भी अध्ययन किया था। In previous lecture, we have studied the calculation of coefficients of atomic orbitals of sp3, sp2 hybridized orbitals and sp hybridized orbitals, and also the concepts of the quantum mechanics on which this calculation is based. So now, today on the basis of these concepts, we will study the calculation of coefficient of atomic orbitals of sp3 hybridized orbitals. तो उन्हीं अभिधारणाओं के आधार पर आज हम sp3 संकरित कक्षकों के परमाणुीय कक्षकों के गुणांकों का परिकलन देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि sp3 संकरण क्या होता है। sp3 संकरण जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो जाता है कि एक s और 3 p कक्षक जब अतिव्यापित होकर समान ऊर्जा के 4 नए संकरित कक्षक निर्मित करते हैं जिनकी ऊर्जा और आकार अगर समान हो तो उसे हम sp3 संकरण कहते हैं। So when 1s and 3p orbitals overlap with each other to give rise 4 new hybrid orbitals of equal energy and same shape, then this process is known as hybridization, and kind of hybridization is known as sp3 hybridization. So since 4 new hybrid orbitals are formed here, so wave functions of all these 4 orbitals are given by the following equation. क्योंकि यहाँ पर sp3 संकरण के अंदर 4 नए संकरित कक्षक बने हैं और इन 4 जो निर्मित संकरित कक्षक हैं इनके तरंग फलन हम इन निम्नलिखित समीकरणों के द्वारा दे सकते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि प्रत्येक तरंग फलन के लिए अगर हम देखें तो 4 ऑर्बिटल है तो प्रत्येक कक्षक के लिए एक तरंग फलन होगा, एक वेव फंक्शन होगा। तो 4 संकरित कक्षक है तो हमें मिलेंगे psi1, psi2, psi3 एंड psi4 और इसी के अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p है तो इसलिए psi s, psi px, psi py और psi pz। तो इस प्रकार 4 कक्षकों का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा। तो पहला वेव फंक्शन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं psi1 इज इक्वल टू a1 psi s प्लस b1 psi px प्लस c1 psi py प्लस d1 psi pz। psi2 is equal to a2 psi s प्लस b2 psi px प्लस c2 psi py प्लस d2 psi pz। psi3 is equal to a3 psi s प्लस b3 psi px प्लस c3 psi py प्लस d3 psi pz। And similarly, psi4 is equal to a4 psi s plus b4 psi px plus c4 psi py plus d4 psi pz. So here a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, d1, d2, d3 and d4 are the linear combination coefficients और mixing coefficients. तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो गुणांक हमें मिले हैं यहाँ पर a1, a2, a3, a4 से लेकर d4 तक इन सभी को हम सरल रेखीय संयोजन गुणांक कहते हैं या इनको हम मिश्रित गुणांक भी कह सकते हैं जिनका परिकलन अब हम आगे करेंगे। So सबसे पहले according to the third concept of the quantum mechanics, all the hybrid orbitals are equivalent. जो क्वांटम यांत्रिकी के अंदर हमने जो अभिधारणाएं देखी थी उसमें से तृतीय अभिधारणा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सभी संकरित कक्षक समतुल्यांक हैं एंड s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। और जैसा कि हम जानते हैं कि s कक्षक जो है वो गोलाकार सममित होता है। सो चार्ज डेंसिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द ऑर्बिटल्स। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसके गोलाकार सममित होने के कारण जो इसका आवेश घनत्व है वो चारों संकरित कक्षक के अंदर बराबर समान रूप से वितरित होगा। अगर इसका समान रूप से वितरण होगा तो हम इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर इज इक्वल टू a3 स्क्वायर इज इक्वल टू a4 स्क्वायर। 4 में हमने इक्वली डिवाइड किया तो 1/4
हर का शेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो चार्ज डेंसिटी है उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के अंदर, और इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 1/4 के बराबर। और इन अदर वर्ड्स A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to A4 is equal to 1/√4, और that would be equal to 1/2। इस प्रकार हमने गुणांक A1, A2, A3, A4 का मान निर्धारित कर लिया, that is equal to 1/2। So now psi1 amongst all the wave functions of the 4 hybrid orbitals is oriented on x-axis. So there will be contribution of s and px orbitals only। जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं कि जो psi1 तरंग फलन है वो psi1 तरंग फलन का जो जिस भी कक्षक से वो संबंधित है, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो s ऑर्बिटल का और px कक्षक का होगा। तो उस स्थिति के अंदर जो py और pz कक्षक के जो योगदान है, जो अंशदान है इनका, वो हम लगभग नगण्य मान सकते हैं। जब हम इसका योगदान नगण्य मानेंगे तो उस स्थिति के अंदर इनसे जो जुड़े हुए गुणांक है दैट इज C1 और D1, उनका मान भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि psi1 जो है, क्योंकि s और x अक्ष के सापेक्ष अभिविन्यासित है, इसलिए इसके सापेक्ष जो कंट्रीब्यूशन होगा, अंशदान होगा, वो सिर्फ और s और px कक्षक का ही होगा। So psi1 amongst all the wave functions of 4 hybrid orbitals is oriented on x-axis, so there will be contribution of s and px orbitals only, and contribution due to py and pz orbitals will be negligible, thus C1 and CD will become 0। तो इस प्रकार C1 और CD D1 के जो मान है, C1 और D1 के मान है, इनको हम शून्य करके और फिर हम आगे नॉर्मलाइजेशन के आधार पर हम इक्वेशंस निर्धारित कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि psi1 इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। psi1 जो है एक प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है, तो इसके आधार पर हम ये लिख सकते हैं कि psi1 स्क्वायर D2 इज इक्वल टू 1। और जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, वहां हमने किया था A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्योंकि चारों ही गुणांक हमने लिए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पर C और D के जो मान हमने लिए वो 0 कर लिए, C1 और D1 के इज इक्वल टू 0 मान के चल रहे हैं, इसलिए इक्वेशन नंबर 7 को अब हम लिख सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस A1 square। Now substituting the value of A1 from equation number 6 in the above equation, we will get B1 square is equal to 1 minus जैसा कि A1 का मान आपने देखा था कि पहले 6 में दे रखा है 1/2 है, so 1/2 का होल स्क्वायर that would be equal to 1 minus 1/4 that would be equal to 3/4। और B1 का जो मान है अगर हम देखें तो हम इसको रूट ले सकते हैं, सो रूट 3/4 हो जाएगा और इज इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। सो इक्वेशन नंबर 9 के अंदर हमने B1 की जो वैल्यू है वो भी निर्धारित कर ली है, डिटरमाइन कर ली है। नाउ psi1, psi2, psi3 एंड psi4 आर सेपरेटली ऑर्थोगोनल। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो क्वांटम यांत्रिकी की अभिधारणाएं थी उनमें ये भी कहा गया था कि तरंग फलन जो है वो लंबकोणीय भी होंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि psi1 psi2 के साथ, psi1 psi3 के साथ, psi1 psi4 के साथ सेपरेटली ऑर्थोगोनल होगा, लंबकोणीय होगा। तो उसी के आधार पर अब हम लिख सकते हैं psi1 psi2 d2 is equal to 0, psi1 psi3 d2 is equal to 0 and psi1 psi4 d2 is equal to 0। इसमें हमने प्रत्येक का कॉम्बिनेशन बना लिया, psi1 के psi2 के साथ, psi1 का psi3 के साथ और psi1 का हमने यहाँ पर लिया है psi4 के साथ में कॉम्बिनेशन बना लिया। तो इसी के आधार पर अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि psi1 psi2 d2 इज इक्वल टू 0 है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 हो गया। psi1 psi3 के अकॉर्डिंगली हो गया a1 a3 प्लस b1 b3 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार psi1 psi4 के आधार पर हम लिख सकते हैं a1 a4 प्लस b1 b4 इज इक्वल टू 0। So now from equation number 10, 11 and 12, we may determine the value of b2, b3 and b4 from the following equations,
जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 10 के अंदर हमने लिख सकते हैं कि a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2 और b2 इज इक्वल टू माइनस a1 a2 डिवाइडेड बाय b1, जैसा कि यहाँ पर हमने दिया है. सो b2 इज इक्वल टू माइनस a1 a2 बाय b1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10. इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 11 से हम b3 की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो b3 इज इक्वल टू माइनस a1 a3 बाय b1 और इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 12 से b4 इज इक्वल टू माइनस a1 a4 बाय b1. So equation number 13, 14 and 15 gives us the value of b2, b3 and b4. So we can substitute the value of a1, a2 and b1 in equation number 13 and similarly a1, a3 and b1 in equation number 14 and a1, a4, b1 in equation number 15. So thus substituting the value of these coefficients, so we may get b2 is equal to b3 is equal to b4, that would be equal to minus a1 a2 और a3 a4 इनके मान जैसा कि हमने देखा था कि 1/2 है. सो 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 √3. So we have determined the value of b2, b3 and b4 from equation number 16. If wave function psi2 of second hybridized orbital is oriented in xz plane, then contribution due to py would be 0. अगर हम ये एज्यूम कर लें कि जो psi2 वेव फंक्शन है अगर वो द्वितीय संकृत कक्षक का तरंग फलन है और वो xz प्लेन के अंदर अभिविन्यासित है, तो xz प्लेन के अंदर जब अभिविन्यासित होगा तो y जो अक्ष के सापेक्ष जो भी कक्षक होगा उसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा. और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि py का जो अंशदान है वो यहाँ पर 0 के बराबर होगा. उस स्थिति के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि C2 इज इक्वल टू 0. सो इफ द वेव फंक्शन, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा कि जो सभी तरंग फलन होते हैं वो प्रसामान्यकृत होते हैं, तो psi2 भी जो है वो प्रसामान्यकृत है. सो द वेव फंक्शन psi2 इज नॉर्मलाइज्ड और इन अदर वर्ड्स वी में राइट इट psi2 स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और क्योंकि यहाँ पर C2 का मान 0 है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 17 वी may determine the value of d2 here by substituting the value of a2 and b2. So now substituting the value of a2 and b2 in equation number 17 we may get it as d2 square is equal to 1 minus 1/4 plus minus 1/2 √3 whole square. So d2 square is equal to, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से स्क्वायर करने पर इसमें आ जाएगा 1/4 इंटू 3 और 1 माइनस 1/4 प्लस 1/12. इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/3. So 1 minus 1/3 that would be equal to 2/3 or d2 is equal to, by taking root of it, so root 2/3 is the value of d2. Thus we have determined the value of now d2 also. हमने d2 का मान भी अब निर्धारित कर लिया है जिसको हम इक्वेशन नंबर 18 के द्वारा दे सकते हैं. Now if wave function psi2 is separately orthogonal to psi3 and psi4, अब हम लंबकोणीयता की शर्त लगाते हैं इसके ऊपर. उसके आधार पर हम ये कहेंगे कि psi2 जो है psi3 के साथ और psi4 के साथ पृथकतः लंबकोणीय है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं psi2 psi3 d2 is equal to 0 and psi2 psi4 d2 is equal to 0. So now a2 a3 plus b2 b3 plus d2 d3 is equal to 0. Similarly a2 a4 b2 b4 plus d2 d4 is equal to 0. So thus substituting the value of these coefficients we may get the value of the d3 as 1/2 1/2 and minus 1/2 √3 into minus 1/2 √3 divided by root 2/3, and that would be equal to minus 1/√6. Similarly, we can also determine the value of d4 by substituting the value of a2 a4 b2 b4 d2 in this equation. So d4 also comes out to be minus 1/√6. तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने d3
और जो D4 के मान निकाले हैं इन समीकरणों के द्वारा, यहाँ पर A2, A3, B2, B3, T2 इनके जो हम मान निर्धारित कर चुके हैं वो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए। प्रतिस्थापित करने के बाद में जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है -1/√6 और इसी प्रकार D4 की वैल्यू भी हमारे पास ये आई है -1/√6। सो समीकरण 19 और 20 के द्वारा अब हमने D3 और D4 का मान भी निर्धारित कर लिया है। Since wave function psi3 is normalized, जैसा कि हम जानते हैं कि जो तरंग फलन psi3 है वो भी प्रसामान्यकृत है। So psi3 square d2 is equal to 1, or in other words a3 square plus b3 square plus c3 square plus d3 square is equal to 1, और c3 square is equal to 1 minus, हम इधर राइट हैंड साइड में लेके चले गए तो 1 minus a3 square plus b3 square plus d3 square. Thus substituting the value of a3, b3 and c3 in equation number 21, we may determine the value of c3 here. Thus c3 is equal to c3 square is equal to 1 minus 1/2 whole square plus 1/2√3 square plus minus 1/√6 square, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 1/2√3 को अगर हम स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/12, और इसी प्रकार अगर -1/√6 को हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद इसको सॉल्व करते हैं तो C3 का जो मान आएगा वो आएगा 1/2 के, और C3 में भी रिटर्न एज प्लस माइनस 1/√2। तो इस प्रकार हमने समीकरण 22 के द्वारा C3 का मान भी यहाँ पर निर्धारित कर लिया है। अब जैसा कि मालूम ही है हमें कि लंबकोणीयता की शर्त लगानी होगी। सो लंबकोणीयता की अगर हम कंडीशन को फॉलो करते हैं तो psi3 और psi4 जो है ये ऑर्थोगोनल है या लंबकोणीय है, और इसी प्रकार psi4 भी जो है वो प्रसामान्यकृत है। तो C4 का मान भी हम इन्हीं के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। इसका मान आएगा -1/√2 के बराबर। इस प्रकार हमने देखा कि हमने A1 से लेकर D4 तक के सारी जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज को निर्धारित कर लिया है अलग अलग समीकरणों के द्वारा। अगर हम उनको जो वेव फंक्शंस हमने लिखे थे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के लिए, तो उनके अंदर हम psi1, psi2, psi3, psi4 के अंदर अगर मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1 का मान आया 1/2, B1 का मान आया √3/2, C1 और D1 0 थे, तो हमने समीकरण जो 1 लिखा था वहाँ पर वो psi1 is equal to 1/2 psi s plus √3/2 psi px प्लस, क्योंकि आगे के C1 और D1 की वैल्यू 0 थी तो इसलिए अब ये समीकरण इतना ही होगा। इसी प्रकार psi2 के केस के अंदर हमने, क्योंकि py का कंट्रीब्यूशन नहीं था तो इसलिए यहाँ पर psi s, px और pz के रेस्पेक्ट में आएगा। psi3 के अंदर चारों आएंगे तो हमने यहाँ पर a3, b3, c3 और d3 के मान प्रतिस्थापित कर दिए। इसी प्रकार psi4 के केस में हमने a4, b4, c4 और D4 के मान प्रतिस्थापित कर दिए। तो इस प्रकार हमें sp3 संकृत कक्षकों के चारों तरंग फलन जो वेव फंक्शंस हैं 24, इक्वेशन 25 और 26 और 27 के द्वारा हमने यहाँ पर निर्धारित कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन संकृत कक्षकों के मध्य में बंध कोण किस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे कि sp संकृत कक्षकों, sp2 संकृत, sp3 संकृत कक्षकों के मध्य में जो बॉन्ड एंगल है उसकी हम कैसे वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।